हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीड मैथमेटिक्स। आज हम 18वें सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर 18 है। यहाँ पर गलती से ये लिखा गया है, गलती से ये इसमें 17 सेट लिखाया गया है। ये है दरअसल सेट नंबर कौन सा? 18। ये सेट नंबर आपका 18 सेट नंबर है। हाँ, ये इससे लिखूंगा मैं। ये 18 सेट नंबर है। ये सेट नंबर आपका 18वां है। तो 18वें सेट का सॉल्यूशन हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, आई होप कि अभी तक सभी सेटों का सॉल्यूशन आप कर रहे होंगे और जहां जहां दिक्कत हो रहा होगा उसको देख रहे होंगे। तो मैं 18वें सेट का सॉल्यूशन देखता हूं। पहला सवाल आपके सामने कह रहा है कि एक मशीन जो है, एक व्यक्ति दो मशीनों में से प्रत्येक को 396 बेचता है। दो मशीन है, उनमें से प्रत्येक को 396 बेचता है। एक पर उसे 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होता है। 10% लाभ होता है और दूसरे पर 10% हानि होती है। तो पूरे सौदे में क्या होगा? देखो, पूरे सौदे में अगर कभी भी ऐसे बात करें 10% लाभ 10% हानि, तो पूरे सौदे की बात करें तो याद रखना है 10 माइनस यानी प्लस 10 लाभ के लिए प्लस और हानि के लिए माइनस, और फिर प्लस माइनस दोनों को गुना कर देना है 10 गुने 10/100। यही रिजल्ट आता है। अगर बराबर लॉस या हानि हो रहा है तो रिजल्ट इतने ही प्रतिशत का होगा। एसपी बराबर रहे चाहे सीपी बराबर रहे, दोनों केस में। ठीक है, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर था, दोनों वस्तु को समान में बेचा जा रहा था, तो कुल जो प्रतिशत लाभ होगा वो कुल लाभ होगा। इस तरह से इसको बोलते हैं 1% का लॉस, जो कि होगा बी ऑप्शन। तो कहीं भी इस तरह का सवाल हो विक्रय मूल्य बराबर, लेकिन हाँ ध्यान रहे विक्रय मूल्य बराबर होने पर ये दोनों बराबर होगा तभी ये नियम लगेगा। अगर अलग अलग रहेगा तो नहीं लगेगा। मैं क्लास में डिस्कस कर रखा हूं। अगला सवाल आप देख रहे होंगे और अगला सवाल कह रहा है कि किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 102 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 102 रुपया है। ये CI 102 रुपया है, रेट 4% है और टाइम आपका 2 वर्ष है। इस राशि पर उतने ही समय में लिए गए ब्याज दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सीधा सीधा मैं बताता हूं कि 2 वर्ष के लिए तो भाई प्रिंसिपल अगर 100 है तो 2 वर्ष के लिए एसआई जो होगा 4% के दर से, एसआई तो 4 दूनी 8 रुपया होता है, रेट गुने टाइम, और सीआई जो होता है 4 + 4 गुने 4/100। सक्सेसिव वाला नियम जो अभी बताया ना वो लगता है। तो 4 4 8 और 4 चौका 16 यानी 8.16। इसको देखिए तोड़िएगा तो 4 चौका 16 आएगा, और पॉइंट्स यहाँ पर नहीं समझ में आता है तो भाई 4 4 8 लिखिएगा, प्लस ये 16/100 है, तो 16/100 को दशमलव में लिखेंगे तो 8.16 आ जाएगा। आप देख रहे हैं 2 साल के लिए एसआई 8 रुपया, सीआई 8.16। आपको यहाँ पर 2 साल के लिए जो सीआई दे रखा है, हाँ मैंने इसको किसके लिए माना है? 100 के लिए माना है। अगर सीआई आपका 8.16 के जगह पर चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 102 रुपया, तो ये जो 8.16 है सो 102 रुपया है। मुझे निकालना है प्रिंसिपल नहीं निकालना है, मुझे निकालना है एसआई। तो एसआई मेरा कितना था? 8 रुपया। तो एसआई 8 रुपया लिख देंगे। ये चूंकि मेरे 100 मूलधन के अनुसार ये सीआई है और ये एसआई है उसी रेट से उसी समय के लिए, तो अगर इसका बदले इतना दे रहा है 102 रुपये दे रहा है तो 8 बराबर कितना होगा? निकाल लेंगे, इसको काटेंगे। यहाँ पर 100 ऊपर में आएगा, 8 से कट जाता होगा एक बार में, 8 दूनी 16, 102 बार में 102 से 102 कट गया, यानी कि 100 रुपया इसका एसआई होता। तो ये आपको जब रेट इस तरह का देता है तो सीआई एसआई आपको निकालने को आना चाहिए कि कैसे एसआई निकालेंगे। कैसे देखो, सीआई 100 रुपया के लिए, एसआई 100 रुपया के लिए रेट गुना टाइम होता है। सीआई के लिए सक्सेसिव वाला नियम लगाना होता है। ठीक है, वैसे मैं बोल रखा हूं कि भाई 2 साल का तो ऐसे सोच लो,
3 साल का करना होगा तो CI क्या होता है 3 साल का 3 इंटू SI, 3 साल का SI पॉइंट आपको 3R² और फिर R3। ये दो अंक लिखने हैं इसमें, 2 डिजिट रहना चाहिए, इसमें भी 2 डिजिट रहना चाहिए, ये बताया गया है CI। तो ये 3 साल और 2 साल में ही सिमट जाता है। अगर टफ रेट दिया हुआ है, रेट अगर 4%, 8%, 9%, 7% ऐसा दिया हुआ है, 13% दिया है, तो मुझे लगता है कि आगे बढ़ते हैं। ये सवाल जब भी उस तरह का आएगा तो मैं बताते रहूंगा, आपको सवालों के माध्यम से ही सीखना पड़ेगा यहाँ पे। हालांकि जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उस समय एकदम क्लियर करूंगा कि SI का कैसे करना है। सवाल देखिएगा, यहाँ पे बात है प्रश्न संख्या 43 की कि एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% कमीशन मिलता है। यानी कि अगर वो बेचता है 100 रुपया का बेचेगा ना, अगर कोई बिक्री अगर कुल की करे, कितनी बिक्री अगर करे 100 रुपया की, तो उसकी कमीशन होता है 2.5 रुपया मिल जाता है। 100 रुपया पर सोच ले लेंगे, 100 रुपया की बिक्री करेगा तो 2.5 रुपया कमीशन आएगा। यदि उसने उसी दिन इतना रुपये कमीशन मिले हों तो उस दिन बेचे गए कपड़े का मूल्य क्या है, मतलब कि वो कमीशन कितना पाया है 12.5 रुपया। मेरा कमीशन कितना दिख रहा है कि 5। अगर वो 2.5 रुपया कमीशन पाता है तो 100 रुपया के बेचा होगा, लेकिन अगर वो कमीशन पा रहा है 12.5 रुपया, यानी कि 2.5 जो है 12.5 है, प्रतिशत में 2.5 कमीशन मिलना चाहिए, लेकिन कमीशन मिल रहा है 12.5 रुपया, तो 2.5 है 12.5 है। तो बताइए कि 100 कितना हुआ, चूंकि बेचा था 100 तब 2.5 मिला था, तो 2.5 मतलब ये हुआ कि 100 बिक्री के लिए 2.5 कमीशन, तो भाई 12.5 रुपया कमीशन मिला है तो कितना का बिक्री क्या होगा, तो 2.5 बराबर 12.5, तो 100 बराबर कितना, यानी कि कुल बिक्री कितना का किया होगा, बिक्री किया होगा, ये आपको डेसिमल से नीचे में 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 100 और ये पॉइंट से ऊपर में 10 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 25 25 80, यानी कि 500 रुपया का बिक्री किया होगा। ठीक है, 500 रुपया का बिक्री किया होगा। तो आपको समझना है, नहीं तो आप x मान करके, माना x का बिक्री किया, x का 2.5% बराबर कितना है, x का 2.5% बराबर 12.5 रुपया, 12 रुपया 50 पैसा, तो भाई x बराबर कितना, तो x बराबर यहाँ पर 500 कैलकुलेट होगा। आप x मानकर ही बना सकते हैं, 100 मानकर ही बना सकते हैं। हमको अगर लगता है कि जिसका प्रतिशत पढ़ा हुआ है वो तो सभी 100 मान के ही बनाते हो और क्लियर रूप से ये बातें स्पष्ट होती होंगी, लेकिन जिनका पढ़ा हुआ होगा वो लोग इसको बेहतर कर रहे होंगे। अगला सवाल दे रखा है और सवाल में कह रहा है कि ये आपका 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36 और 4% की कटौती का अंतर क्या है। यानी कभी भी 2 डिस्काउंट दे देंगे, एक इकट्ठा 40% का दे और एक 36% और 4% को मिलाकर डिस्काउंट दे दे। पहला डिस्काउंट ये है, दूसरा डिस्काउंट इन दोनों का मिलाकर है। अगर डिजिट में देखेंगे तो दोनों 36 40 आ रहा है, ये 40 है, ये 36 + 4 यानी 40 भी आ रहा है। लेकिन अगर छूट में अंतर की बात करें तो छूट में अंतर जो होता है अगर जोड़कर बराबर आ रहा है तो इन दोनों का गुणनफल बटा 100% का अंतर आता है। कितना परसेंट का आता है, इन दोनों का गुणनफल बटा 100% का अंतर आता है। तो इन दोनों का गुणनफल कितना हुआ, 36 चौका 144, 144 बटा 100% का अंतर आएगा। ठीक है, ये परसेंट में आता है, ये नहीं सोचना कि 100 है, ये परसेंट में आता है। अब बोलता है कि इतना का अंतर अगर कितना रुपए का था, 1 लाख के बिल पर अंतर, तो आपको पता है कि 1 लाख का बिल होगा अगर और उस पर अंतर निकालना है, 1 लाख के बिल पर 144 बटा 100% निकालना है अंतर, तो इतना गुने 1 बटा 100 कीजिएगा तो अंतर रुपये में क्या आ जाएगा, अंतर जो है 100 रुपये में आ जाएगा। 00 से 00 4 0 कैंसिल हो जाएगा, 1440 रुपया अंतर होगा। यहाँ पर प्रतिशत में अंतर दिखा, लेकिन उस 1 लाख रुपए का ये निकालना था प्रतिशत, तो 1 लाख रुपए का कितना अंतर होगा, 1440 रुपया। आप कभी 40% निकाल के फिर इसको निकाल के घटाएंगे नहीं, आप अंतर समझेंगे हमेशा, छूट में अंतर इतना ही होगा। बशर्ते कि देखना है कि ये 40 है तो ये दोनों को जोड़कर भी 40 हो रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल 45 है।
45 कहता है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। तो चीनी की, मुझे लगता है कि हर दिन आ रहा है नहीं, कि चीनी के मूल्य में वृद्धि, दाम में वृद्धि हो रहा है, दाम में वृद्धि हो रहा है 25%। तो यानी पहले दाम 25% बढ़ने का मतलब समझते हैं, सॉरी 20% दाम में वृद्धि हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5 बढ़ना, यानी पहले अगर 5 रुपया दाम होगा तो अब हो गया होगा दाम 6 रुपया। दाम में वृद्धि यानी 5 से 6 हो गया। चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि होने वाला खर्चा ना बढ़े? तो खपत कम करना है तो उल्टा कर देना होगा। जिस रेशियो में दाम बढ़ा है उसी के उल्टा खपत को कम कर देंगे। इन्हें 6 केजी के जगह पर 5 केजी, देखो 5 रुपये था तो 6 केजी खरीदेंगे, और 6 रुपये था तो 5 केजी खरीदेंगे। बात ये ना, तो इसीलिए उलट जाता है ये। यानी खपत क्या करना होगा, कम कर देना होगा। कितना भाई, 6 के बजाय 5 ही खपत करना होगा, यानी कि 1 की कमी करना होगा। और 1 की कमी 6 में कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत कमी के लिए यहाँ पर कमी प्रतिशत जो करना होगा वो 6 रुपया में 1 की कमी करना होगा, और प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना कर देते हैं आप। तो यहाँ पर हो जाता है 16.2/3%। मुझे लगता है कि सबको बात समझ में आ रही होगी। तो समझिए ये बेहद आसान, ये हर सेट में रिपीट कर रहा है। ऐसे सेट क्वेश्चनों को तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है कि सबको समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि किसी शहर की जनसंख्या 8000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ी। देखो भाई साहब, मैन की जनसंख्या में वृद्धि हुआ है कितना परसेंट? 10% वृद्धि हुआ है, और पुरुषों की स्त्रियों की और औरतों की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुआ है। वृद्धि रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अगर कुल वृद्धि आ जाए, कुल वृद्धि दे दिया है, पूरे मिला के कुल वृद्धि दे दिया हो कि कुल वृद्धि 9% है, तो याद रखिएगा इस 9 को बीच में रख देंगे। बीच में रखने मात्र से क्या होगा, 9% को बीच में रखेंगे और एलिगेशन से निकालेंगे। बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, और 9 में से 8 गया 1, यानी कि दोनों की संख्याएं, ये जो संख्या का अनुपात आता है कि किस संख्या में वो थे, तो दोनों की संख्याएं आपको देख रहेंगे 1:1 में आ रहा होगा। यानी 8000 जनसंख्या थी, तो अभी पुरुषों की जनसंख्या या महिलाओं की जनसंख्या, दोनों की जनसंख्या बराबर रही होगी, यानी 4-4 हजार रही होगी। 8000 जनसंख्या कुल थी। कुल जनसंख्या कितनी थी? कुल जनसंख्या थी 8000 जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या 8000 थी। 8000 में पुरुष और औरत बराबर बराबर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 4-4 हजार इसका आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि देखिए हर एक सवाल देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लेंदी नहीं देता है, कुछ सवाल दे देता है 1-2। अभी देखो कहता है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 16.2/3% खर्च करता है और वह प्रति माह 1200 बचाता है, तो मासिक व्यय, उसका व्यय प्रति माह कितना? ये बचाता है तो खर्चा पूछ रहा है। देखो 16.2/3%, 16 नहीं है, 66.2/3% ये खर्च करता है। हम इसको समझने के लिए ऐसे करेंगे, इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। अगर ये ठीक ढंग से भिन्न में तोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपको 2/3, ये 200/3 आएगा गुना करके, और 1/100 ये प्रतिशत का मतलब, और काटिएगा तो ये 2/3 आएगा। ऐसे याद ही रखना चाहिए, ये 2/3 है। तो ये खर्च 2/3 है, किसका भाई? तो आय का। तो हम लिखेंगे आय, खर्च, बचत। ये जो खर्च 66.2/3% है, वो खर्च किसका है? आय का। तो आय, अगर नीचे वाला को आय मानते हैं, देखो ये ऐसे लिखते हैं, आय का 2/3 बराबर खर्च है। ये इसका सेंस समझिएगा। तो आय यहां पर कितना रुपया है? 3। अगर आय 3 रुपया है तो खर्चा कितना? 2। नीचे वाला होता है 100, उसका होता है भाई साहब, और ये वाला है 700 दूसर का है, यानी कि खर्च 2 रुपया। तो जब कमाता 3 है, खर्चता 2 रुपया है, तो बचाता 1 होगा। ये एक स्टेटमेंट 3 बातों को बताता है। अगर कोई 20% खर्च करता है तो सोचो ना जरा, 20% खर्च का मतलब 100 रुपया आए तो 20 खर्च, तो बचत 80। उसी तरह से अगर फ्रैक्शन में देता है तो नीचे वाले को पूरा मान लेना है आय,
अगर 3 आय में से 2 खर्च कर देता है, ऊपर वाला इधर का है, ये खर्च उसका है, तो 3 आय में से 2 खर्च कर देता है तो बचत कितना होता है? 1 रुपया। यहां पर क्या देता है? बचत देता है, यानी कि 1 बराबर मेरा मिलेगा 1 बराबर 1200 रुपया बचत। हमें निकालना है आय या खर्च, व्यय निकालना है, तो व्यय निकालना है यानी खर्च बोलते हैं व्यय को, नहीं, यानी कि व्यय निकालना है तो व्यय बराबर 2, तो 12 दूनी 2400 रुपया आंसर। मुझे लगता है कि बात समझ में आ रहा होगा। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देता है, किसी लड़के ने एक कक्षा में 50 से गुना करने को कहा गया। एक संख्या में, मैं मान लेता हूं संख्या x, संख्या को 50 से गुना करने को कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया, तो वो x में 30 से गुना कर दिया। इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 400, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। अच्छा, जो सही तो ये था, लेकिन गलती से गुना कर दिया 30 से, तो ये गलत वाला ये है, तो गलत वाला से सही वाला कह रहा है कि 400 कम था, यानी कि यहां पर 20x बराबर 400, तो x बराबर कितना? तो x बराबर 20 है 400, x बराबर 20। मुझे लगता है कि 48 का सही आंसर, मुझे क्या लगता है, होना ही चाहिए, बी होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से है। आप सब लोग जानते होंगे एलसीएम एचसीएफ से हर सेट में एक क्वेश्चन रह रहा है, और बढ़ा दिया, ये आपको बता दिया गया है, क्लास में डिस्कस कर दिया गया है। 2 संख्याओं का मासा 13 दिया हुआ है और लसा 455, उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, तो संख्या क्या है? अगर एलसीएम 13 है और एचसीएफ नहीं, एचसीएफ 13 है और एलसीएम 455 है, तो एलसीएम एचसीएफ निकाल के गुणनफल कर सकते हैं, लेकिन संख्या भी मान सकते हैं हम। अगर एचसीएफ देख के दिया हुआ है तो संख्या क्या मान सकते हैं? पहली संख्या हम 13a मान सकते हैं, दूसरी संख्या 13b। एचसीएफ से ही a और b में गुना कर देंगे। a और b क्या है सर? a और b संख्या का अनुपात है, तो अगर संख्या बनाना होगा तो संख्या मान लेंगे 13a और 13b। एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या 13a गुने दूसरी संख्या 13b होगा, ठीक है। अब यहाँ पर a और b का गुणनफल निकाल लेना है। जैसे 13 से 13 कट जा रहा होगा और 13 से ये भी कट जाएगा। 13 दूनी 26, 13 39 और 9 6 15, तो 13 5 65, 35 बार में कट रहा होगा, यानी कि a इंटू बी बराबर आपका 35 हो रहा होगा, ठीक है। a इंटू बी बराबर 35 है। ये पूछता है भाई साहब कि एक बात बताइए कि a इंटू बी बराबर 35 है, मुझे ऐसा a और b का वैल्यू लेना है कि जो कि संख्या मिले वो क्या मिले? 75 और 125 के बीच मिले। तो यहाँ पर a का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, ये 35 लेता हूँ, तो ये 1 लूंगा और 35 लूंगा, तो ये आपको 13 ही रह जाएगा। संख्या 13 और 1 मिलेगा, 13 गुने 35 जो कि बहुत ज्यादा, 13 5 65 और 13 39, यानी कि 9 6 15, यानी 495 मिल जाएगा। सॉरी 9 6 15 455, ठीक है। एक संख्या 13 मिलेगा, एक संख्या 55 मिलेगा। अगर मैं a और b का वैल्यू क्या ले रहा हूं? अगर मैं a और b का वैल्यू मैं ले रहा हूं, अगर a और b का वैल्यू ले लेता हूं 1 और 35, तो क्या आ जाता है? ये 13 आ जाएगा और 35 गुने 13, तो 13 5 65 और 13 39, 9 5 14, 9 6 15, 9 6 15, यानी कि 455 मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पर और तो नहीं करता है, 7 और 5, 7 5 35, 5 और 7 से ही कटता है। अगर 5 और 7 लेता हूं, तो a और b का वैल्यू 5 और 7 लेता हूं, तो 13 5 65 और 63 91 ये मिलेगा। और 65 और 91 एकदम सही है। उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच आ रहा है, तो एक संख्या यानी कि कौन सा?
एक संख्या यानी कि 91 तो जरूर 75 और 125 के बीच में आ रहा है, तो वह संख्या पूछ रहा है, वह संख्या कौन सा था? 91। ये सवाल थोड़ा सा ठीक लेवल का है। यहाँ पर समझिएगा, दो पॉसिबिलिटी हो रहे थे, या तो एक 35 में तोड़ते या तो 5 7, यानी कि ए और बी का वैल्यू, उसमें से चुनना था कि आखिर कौन सा हो सकता है वैल्यू। ए यानी कि 5 और 7 वाला सेटिस्फाई हुआ, जिसमें कि संख्या निकला कितना? 13 × 5 = 65, 63 91। इस लेवल के सवालों को करना है तो आपको थोड़ा सा बेसिक से बढ़िया से पढ़ना होगा, छिछला ये नहीं है, आपको क्लियर रूप से प्रैक्टिस करना होगा। अगला देखते हैं, आगे का सवाल आपका दे रहा है कि ये कभी कभी सवाल कोई है ना कि नॉर्मल थॉट पर दे रहा है, नॉर्मली सोचना है और बन जाएगा सवाल। कह रहा है कि किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी है। 1/4 भरा हुआ होता है ना, 1/4, तो 35 लीटर पानी है। तो अगर 180 लीटर पानी हो तो टैंक कितना भाग भरा हुआ है? देखो भाई ऐसे करना, 135 लीटर भरा हुआ है तो 1/4 भरा है नहीं, तो अगर 180 भरा हुआ है तो कितना भरा हुआ भाग होगा? तो हम लिख लेते हैं x भाग भरा होगा। सोल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा। x बराबर हो जाएगा 1/4 गुने 180/135। कैलकुलेट कीजिएगा यहाँ पर से, तो मिलेगा 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, और 5 से ये कटेगा 36 बार में, है ना, 36 × 5 = 180, 9 × 27, 9 × 4 = 36 और 9 × 27, यानी कि ये दिख रहा होगा 4 से 4 कैंसिल, यानी कि ऊपर में 1 दिखा होगा 1/3। तो आप केयर क्या कीजिए कि अगर 135 और 180 जो है वो 135 को 1/4 कह रहा है, तो 180 को कितना भाग कहेगा? तो 1/3 भाग कहेगा। आप समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा ये बात, ऐसे सोच सकते हैं कि सर 135 है, सो किसी का 1/4 भाग भरा हुआ है। मान लीजिए पूरा बर्तन में इतना x है, तो x का 1/4 भाग 135 है, यानी पूरा जो बर्तन का पानी जो आता है वो 5 × 20 और 13 × 52 और 2 54 540 है, यानी कि पूरा 540 बर्तन में आता है। अगर 540 बर्तन में आता है, अभी पूछ रहा है कि सर 540 का 180 भरल है तो कितना भाग भरा हुआ है? तो 38 54, देखो 1/3 भाग भरा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ये भी सही है कि पूरा निकाल लीजिए, उसके बाद से जो भरा हुआ है उसको ऊपर रख के देखिएगा, तो आपको दिखेगा कि 1/3 भाग भरा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका 51वां क्वेश्चन, 51 नंबर क्वेश्चन जो है सो संख्या पर आधारित है, और ये कॉमन रीजनिंग का ये भी सवाल है। कह रहा है क्या कि देखिए 100 से कम धनात्मक संख्या, 100 से कम धनात्मक संख्या, 100 से कम यानी कि धनात्मक संख्या का वर्गमूल संख्याओं के बीच होगा। देखो धनात्मक संख्याएं कोई भी है उसका वर्गमूल हमेशा पॉजिटिव होगा, और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल तो होता है 10, यानी कि 10 से तो छोटे ही होंगे, 10 से छोटे होंगे, 10 से छोटे होंगे, धनात्मक होंगे और 0 से बड़े होने चाहिए, यानी कि 0 और 10 के बीच होगा। आंसर इसका होना चाहिए कौन सा? ये भी देखो -10 से 10 का है, माइनस में कोई होता ही नहीं है भाई साहब। एप्रोप्रिएट आंसर 0 से कहां तक का होगा? 10 का। कभी भी रूट निकालना है, देखो अगर ये मान लो कि रूट 16 निकालना है तो इसको आप लोग +-4 लिख देते हो, ये गलत है। रूट 16 का केवल वैल्यू कितना होगा? +4। और ध्यान दीजिएगा, लेकिन अगर x² बराबर 16 है और फिर x बराबर पूछता है तो यहां पर +-4 होगा, लेकिन अगर पहले से रूट चढ़ा हुआ है तो केवल किस में? प्लस में। ये गलत बात है, ये वाला गलत है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? इसीलिए केवल पॉजिटिव आंसर होंगे, और पॉजिटिव आंसर कहां से शुरू होते हैं? 10 से छोटे, 0 से लेके 10 तक, तो इसीलिए आंसर बी हो गया। अगला प्रश्न संख्या देखेंगे हम। अगला आगे सवाल हम जो पिछले क्लास में फॉर्मूले बताए हैं उसी पर दिया हुआ है। आपको हर दिन अगर सेट देखते होंगे तो ये अगर पकड़ में आ जाता। ये सवाल जो दे रखा है वो कहता है कि ये 3 बार है, नहीं तो मैं लिख सकता हूं ना कि AQ, और माइनस ये भी 3 बार है तो BQ लिख सकता हूं। और यहां पर देखो नीचे में क्या है? A² और +AB और +B²। आपको मैं बता दूं, ये बताया गया होगा कि AQ - BQ बराबर होता है A - B ×
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, जिसमें कि अगर मैं इसमें भागा बटा में कर दूं, ए क्यू माइनस बी क्यू कर दूं और बटा में कर दूं, तो यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा ए माइनस बी। पिछले सेट में भी ये बताए थे। और अगर प्लस वाला रहता है तब सर, प्लस वाला रहता है तो कुछ नहीं करना, ए प्लस बी यहाँ है और इधर में रहेगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ये सब सारा देता ही रहेगा। अब ए प्लस बी बराबर क्या हो जाता, इसको भागा दे देंगे इधर, केवल केयर करना है कि प्लस वाला रहता है तो प्लस वाला, माइनस वाला रहता है तो माइनस वाला। और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटा में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ये दोनों से ही पूछे जा रहे हैं हर सेट में। तो आप क्लियर कर लीजिए एक बार, यानी कि इतना का वैल्यू जो होगा सो आपको होना चाहिए क्या, इतना का वैल्यू होना चाहिए ए माइनस बी। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना था पता है, ए के जगह पर कितना था पता है, 0.06 था, और बी के जगह पर कितना था 0.05, यानी कि अंतर कितना हो जाता है 0.01। केवल इतना ही केयर करना है और आंसर लग जाएगा। तो ये फॉर्मूले बताए गए हैं जिस पर कि पूछते रह रहा है अक्सर, तो देख लीजिए आप। हाँ, ये कैलकुलेशन वाला दिया है लेकिन आपको फॉर्मूले से बनना है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका है, ये भी फॉर्मूला से ही बेस्ट है। ये तो सीधा सीधा दे रखा है। क्या दिया है आपको पता है कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर दिया है। ये होता है फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी, सब लोग जानते होंगे इस बात को। यहाँ पर इतना का दिया हुआ है 2 ये मैं डायरेक्ट लिखता हूं, इसका दिया है तो इसका मतलब होता है 2.644 प्लस 2.356, चूंकि एक बार प्लस में होगा और एक बार माइनस में होगा, तो माइनस में होगा तो 2.644 माइनस 2.356, ये हो जाएगा। और ये एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा, और नीचे में दे रखा है 0.288। देखो ऊपर में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 6 3 9 1 10, 2 2 4 और 1 5, ये 5 आ रहा होगा, ये जोड़ के 5 आएगा, और ये घटा के आएगा 8 6 14 और 8 5 13 और 3 2 5, ये आएगा, यानी कि इतना आएगा। और ये 0.288 है सॉरी, काटिएगा इसको, ये कट के क्या मिलेगा 5 मिलेगा। मुझे लगता है कि इसका सही आंसर, और आप सब लोग समझ रहे होंगे इसका सही आंसर कौन होगा, 5 होगा। केवल फॉर्मूला पर यूज करना है, मुझे लगता है कि बन जाएगा। प्रश्न संख्या अगला 53 के बाद 54 देखिएगा। 54 क्वेश्चन है मतदान से, प्रतिशत में चुनाव पढ़ना था आपको, और मतदान से यहाँ पर एक सेट क्वेश्चन दे रखा है कि 2 उम्मीदवारों ने किसी चुनाव में जीतने वाले भाग लिए कोई चुनाव हुआ जिसमें कि 2 उम्मीदवार हैं, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों का 65% के मत के बराबर प्राप्त हुआ तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। देखो, अगर 2 व्यक्तियों के बीच चुनाव हो रहा है तो कुल मत में से अगर कुल को अगर मान लीजिए 100 मत, तो पहले उम्मीदवार को अगर 65 मत मिला है तो दूसरे को ऑब्वियस सी बात है कि 35% मत मिला होगा, है ना, तभी ना 100 होगा। और जो 65 लाया होगा वो जीत गया होगा, और 65 लाया होगा तो प्रतिशत में कितने वोट से जीता होगा, 65 लाया होगा वो 30 वोट से जीत गया होगा प्रतिशत में। 65 लाने वाला 30 मत से चुनाव जीत गया होगा। लेकिन यहां पर कहता है कि नहीं सर, ये तो जीता है कितना से, 2748 मतों से चुनाव को जीत लिया है, यानी कि 30% इक्वल्स टू 2748, 30% है 2748 है। तो कुल डाले गए मत कितने हैं, कुल मत 100 माने थे, और इसमें अवैध नहीं था ये बोल रहा है, तो ये निकाल देना है, काट पीट के निकल जाएगा जो भी आएगा, से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो रहा होगा, कुल मत निकल आएगा यहाँ से, 3 से काटेगा 9 3 27 और 1 और 6 916, और यानी कि 9160 मत आपका होता होगा आंसर। आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो कुल मत ये हो गया। अब देखो कह रहा है प्रश्न संख्या अगला कि
8 आदमियों और 7 औरतों तथा एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है। 8 आदमियों, 7 औरतों और एक लड़के की औसत आयु 45 वर्ष है, यानी 8 7 15, एक 16 लोगों का औसत है 45। 8 आदमियों की औसत 48 और 7 औरतों की औसत 46 है। तो लड़के की आयु कितना है? देखो ये कैसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है भाई, 8 और आदमियों का औरत 8 मैन का औसत 48 दिन है और 7 औरतों का औसत 46 दिया हुआ है और एक लड़का की आयु पूछ रहा है, जबकि सबका औसत यानी कि 8 7 15 और एक 16 लोगों का औसत कितना दे रखा है? 16 लोगों का औसत दे रखा है। सबको मिला के औसत कितना है? सबको मिला के औसत है आपका 45। ठीक है, सबका औसत 45 है। तो सोचिए जरा कि अगर सबका औसत 45 है और ये 48 है, यानी कि तीन उम्र ज्यादा है इनका, तो 8 3 की 24 ज्यादा रहे होंगे। ठीक है, या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो सीधा क्या कीजिएगा, 45 गुने 16 कीजिए बराबर इसका उम्र मान लीजिए x, तो ये x हो गया और 7 6 42 और 7 चौक 28 और 4 32 और ये 8 8 64 और 8 चौक 8 8 64 और 8 चौक 32 और 6 38, ये जोड़िएगा और 16 5 80 और 16 चौक 64 यानी कि 8 4 12 यानी 720 आ रहा होगा। ये जोड़िएगा 4 2 6 प्लस 1 से यहाँ पर 8 2 10 की जरूरत में 1 और 3 3 6 1 7 706 आ रहा होगा। ठीक है, 706 घटाइएगा तो 100 तो 14 वर्ष आ जाएगा इसका आंसर। 720 माइनस 706 14 वर्ष आंसर। ये अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो इनको ये बनाना है। ठीक है, अगर समझ में आता है तो औसतन से बना लेते हैं कि 45 सबका उम्र है तो लड़के का कितना रहा होगा, तो नॉन ओवरलैपिंग का कैसे, तो माइनस कीजिएगा और अगर ये 45 से 3 कम रहा है तो 8 3 की 24 कमेंगे, है कि नहीं, 3 कम रहे तो 24 कमेंगे और 45 से अगर 3 बढ़ रहे हैं ना, सॉरी 3 बढ़ रहे हैं तो बढ़ेंगे और 45 से 1 बढ़ रहा है तो 7 लोगों में बढ़ेंगे तो 7 बढ़ेगा और यही आपका टोटल सभी लोगों में जितना कॉमन है उसमें करेंगे तो ये लड़के का बॉय का आ जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा तो ये गुना करके देखना है। 45 माइनस 7 4 11 31 आ रहा होगा तो 31 आएगा तो ये 14 आ जाएगा। ये पता है क्या हुआ, औसतन 45 दिल था ना, तो 45 से कंपेयर किए कि 45 से कितना कम है, 45 से कम है कि ज्यादा है, तो अगर ये 45 से ज्यादा है कितना 3, तो 8 3 की 24 ज्यादा हो जाएगा प्लस में और 45 से अगर ये 1 ज्यादा है तो 7 एकम 7 ज्यादा होगा तो 24 और 7 31 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 31 को ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 31 ज्यादा था, यानी कि ये ही कम लेके आया होगा और इसीलिए माइनस लग रहा है। वैसे मैं इसको ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस बताता हूं और ये नॉन ओवरलैपिंग में माइनस होता है, आपको बताया गया है। सवाल अगला देखते हैं। कह रहा है सवाल अगला, ये 56 क्वेश्चन नंबर, कि किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। कोई संख्या को 65 से भाग देते हैं तो 43 शेष बचता है। अगर उसको 13 से भाग दें तो देखो, सबसे पहले 13 से भाग दे रहा है तो 13 से ही 65 कट रहा होगा पक्का, यानी ऐसा संख्या दिया हुआ रहता है कि कटता है। अगर ऐसा है तो इसको आपको 65 में भागा नहीं करना है, आपको जो शेष बच रहा था ना उसी में 13 से भाग कर देना है। क्या शेष बचेगा ये पूछता है, तो किस में भाग करना है, जो शेष बचा हुआ उसी में। 13 39 और यानी कि 9 4 13, यानी कि 4 शेष बचेगा, आंसर हो जाएगा ये। क्योंकि संख्या अगर मानते तो 65x, कोई संख्या x में भागा दे रहे होते हैं, ये भाजक है ये, तो 65x प्लस 43 होता। अब कह रहा है कि इस संख्या ये वाला ये संख्या मिल जाता हमको, किसी में 65 से भाग दे रहे हैं, x बार में मान लो लग रहा होगा और 43 शेष बच रहा हो तो संख्या क्या मान लेंगे, 65 से भाग दे रहे हैं कोई संख्या में और अगर x बार में मान लो कि लगता होगा और शेष बचता होगा 43, तो संख्या ऐसे लिखेंगे ना आप, 65x प्लस 43
और इसमें अगर 13 से भागा देंगे तो 13 से तो ये 65 कट ही रहा है, तो 13 से केवल किसको कटवाना है, 43 को। तो 43 को कटवाने लगे तो 39 बार में लगेगा, 13 39, यानी कि शेषफल कितना बचा, 4। अर्थात अगर ऐसे कहता हो कि 65 से भाग देने पर 43 शेष और 13 से भाग देने पर शेषफल क्या है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, शेषफल में ही भाग दे देना है। आंसर 4 होगा इसका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देता है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये भी देखो, ये घातांक करने का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। यहां पर आपको 0.0016 का पावर 0.16 है और गुना में दे रखा है, वही वाला फिर से दे दिया 0016। अगर बेस बराबर होता है तो पावर को तो भाई हम लोग जोड़ लेते हैं, तो यानी कि 0.0016 का पावर 16 और 9 25, यानी 0.25 आ जाता होगा। 0.25 को बोलते हैं भाई साहब 1/4, 25 का 100 ना, तो 0.0016 का पावर 1/4 हो जाएगा। देखो ना 0.25 को 1/4 लिख रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए कि 1/4 कैसे हुआ। तो ये 25/100 आया, 25/100 कैसे लिखेंगे, 1/4। अब 1/4 का मतलब कि ये 16 बटा आपको ऐसा है और इसका 1/4 कह रहा है, तो यानी कि इसका 1/4 करेंगे तो 2 मिलेगा, यानी 2 को 4 बार करेंगे तब ना 16 आएगा, और इसका 1/4 करेंगे तो 10 मिलेगा, यानी कि 0.2 इसका क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। 0.2 इसका सही जवाब रहा होगा। ठीक है, और अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़े, सवाल अंतिम सेकंड लास्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 है। दो नगर हैं ए और बी के बीच की दूरी 330 है, और एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 की गति से चलती है। एक 8 बजे चल दिया है और एक 9 बजे चला है, वे दोनों कितने बजे मिलेंगे। देखो 330 दूरी है, दूरी कितना है 330। एक 8 बजे चला और एक चला कितने बजे, 9 बजे चला। 9 बजे वाला चला है, ये चला है आपको 60 के चाल से, और ये चला है आपको 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अब जरा सा सोचिए, 60 के चाल से ये चला है 8 बजे, यानी कि जब तक ये चला होगा तब तक तो ये 60 चल गया होगा, 60 किलोमीटर चल गया होगा, यानी कि अब इनके बीच की जो दूरी बचा है, यहां 9 बज गया होगा, 9 बजे तक वो 60 चल गया होगा। अब इनके बीच की दूरी जो बचा है यहां से यहां तक में, वो बचा है 330 माइनस 60, यानी कि 7 6 13, यानी कि 270 किलोमीटर और बचा है। और 270 किलोमीटर को ये लोग सापेक्ष चाल किससे चलेंगे, सापेक्ष चाल आपको दोनों एक ही दिशा में विपरीत में है ना, एक ए से बी की ओर जा रहा है, एक बी से ए की ओर, तो विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी 60 + 75 दोनों इस चाल से चलेंगे और टी समय में कवर कर लेंगे, तो 75 और 60 के चाल से, यानी कि 135 के चाल से चल रहे होंगे, और चलना कितना है 270 किलोमीटर। तो सोचिए कितना समय लगेगा, तो यहां पर समय लगेगा 2 घंटा, यानी कि 2 घंटा में ये मिल गए होंगे। तो भाई कितने बजे से मिलना शुरू हुए, 9 बजे से दोनों मिलना शुरू हुए। एक तरफा मिल रहा है तो उसको नहीं बोलते हैं, दोनों तरफ से जब चलना शुरू करेंगे उसको वहां से समय काउंट करेंगे। एक तरफा मोहब्बत जायज नहीं है, दोनों तरफ से अगर मिलना हो रहा है तभी से समय शुरू करेंगे। कितने बजे से दोनों मिलना शुरू कर रहे हैं, 9 बजे से। अगर 9 बजे से मिलना शुरू कर रहे हैं तो 9 बजे के बाद कितना घंटा समय लगा, तो 2 घंटा। तो 9 बजे प्लस 2 घंटा, यानी कि 11 बजे वो मिल जाएंगे। अगर यह प्रातः चल रहा था तो प्रातः 11 बजे मिलेंगे। आंसर इसका हो जाएगा कौन सा, सी। और अगला प्रश्न, आगे का सवाल एक आपको कह रहा है, एक सेकंड लास्ट सवाल कह रहा है कि, अच्छा यहां पर भी ऑप्शन दे रखा था, इसको मिटा देखते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर, ये सवाल कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है।
एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 की गति से चल रहा है को पार करती है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, जो कि एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 के चल से चल रहा है तो कितना, अब देखो 180 को ही पार करेगा। अगर व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई को पार करेगा, तो यानी कि पार करेगा 180 को। अब किस चाल से? 20 किलोमीटर गति से चल रहा था और व्यक्ति जो कि गाड़ी की दिशा में ही चल रहा है, एक ही दिशा में दोनों है, तो 20 माइनस 10 के चाल से चलेंगे ना। 180 मीटर लंबी, अच्छा ये सर रेलगाड़ी की लंबाई है तो उसको क्यों लिख रहे हैं आप? अगर कोई व्यक्ति को पार कर रहा है तो अपनी लंबाई को ही पार करता है। 20 की गति से रेलगाड़ी चल रही थी, उसी दिशा में, जिस दिशा में रेलगाड़ी चल रही है उसी दिशा में एक आदमी भी चल रहा है, यानी कि इधर चल रहा है और उधर ही कौन आदमी भी चल रहा है। तो कह रहा है कि आदमी को पार करेगी ट्रेन, ये 10 के चाल से भाग रहा है और ये 20 के चाल से, तो जाहिर सी बात है कि 10 के चाल से पकड़ रहा होगा उसको। और कितना समय लेगा? तो वही समय सापेक्ष, जब सापेक्ष चाल यहां लिखना होगा। जब भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को पार कर रहे होंगे, दो ऑब्जेक्ट एक ही साथ चल रहे होंगे, तो वहां पर पहले सापेक्ष चाल लिखते हैं, गुने समय बराबर दूरी। आप यहां पर भी देख रहे होंगे, इसके पहले वाला में भी दो ऑब्जेक्ट था, तो यहां पर भी सापेक्ष चाल ही लिखेंगे। जब विपरीत दिशा में रहेगा तो जुटेगा और जब एक ही दिशा में रहेगा तो घटेगा। ये तमाम बातें आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानना चाहिए। 18 सेकंड लगेगा इसको और ये पार कर जाएगा व्यक्ति को पीछे से ट्रेन, जो कि 20 के चाल से चल रही होगी, यानी कि आंसर कौन सा होगा? 18 सेकंड। समय दूरी ट्रेन से क्वेश्चन एकदम आसान देता है और दे भी रहा है। एक अंतिम सवाल आपका और है, और देखेंगे ये अंतिम सवाल। अंतिम सवाल करता है, एक लड़का बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 सेकंड में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा में औसत गति क्या है? औसत गति बराबर होता है, औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय, बस। अब कुल दूरी चला के कितना है? लड़का पहले आपको 10 किलोमीटर चला और बाद में फिर 12 किलोमीटर चला। 10 किलोमीटर वो चला 12 के चाल से, तो समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल लिखना होगा। तो 10 किलोमीटर 12 के चाल से चला और 12 किलोमीटर वो चला 10 के चाल से। ये आप कैलकुलेट कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा ये, तो 12 10 आपका 22 आ जाएगा। 22 यानी कि मल्टीपल में एक ही लगता है कि 11 है, चूंकि और कोई है ही नहीं तो मुझे लगता है कि सी ही आंसर होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर 22 आ रहा है। खैर फिर भी देख लेते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो। यहाँ पर एलसीएम ले लिए 60, तो 12 पचे 60 और 10 पचे 50 और 10 छक 60, 12 छक 72, यानी कि ये हो जाएगा 72 और 50, 7 5 12 122 और 22 गुने आपका 60 आ रहा होगा। आप यहां से काट सकते हैं, 11 दूना 22 और 6 दूनी 12, 61 बार में 61 से 60 कट रहा है, यानी कि 11 के लमसम आएगा और 11 के लमसम यही है आपका। लेकिन फिर भी अगर संदेह होता है तो 660 में भागा दीजिए, किससे? ये 660 बटा कितना आ गया? 61। 61 से भागा दीजिएगा तो एक बार में लगेगा 61 और बच गया 5, भागना लगा 0, तो फिर 500 हाँ 50 आया तभी भागने लगा, तो 9 छक 54 और 8 छक 48, 0.8 ही गलती हो जाता। अभी आंसर कौन सा देता होगा? आंसर बी देता होगा। मुझे लगता है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा, लेकिन हाँ चीजों को ऑथेंटिक रूप से समझिए। जो चीज हर दिन सीखते हैं उसको नोट डाउन कीजिए। अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है और लगता है कि पढ़ने की आवश्यकता है तो जल्द देर न करें, कहीं भी ज्वाइन करें और किसी भी शिक्षक से जहां भी आसपास पढ़ते हैं वहां से जरूर पढ़िए। एक बार क्लासरूम में पढ़ना बेहद आवश्यक है, उसके बाद से तमाम चीजें समझ में आने लगती हैं। तब तक आप बेहतर नहीं होंगे जब तक आपका रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए मेहनत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।